Good evening students, this is part 6 of chapter 2 electrostatic potential and capacitance। इस चैप्टर में हमने प्रीवियस वीडियोस में स्टडी किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड, ये भी स्टडी किया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड आज ही हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड, कोई डाइपोल रखा है माइनस क्यू प्लस क्यू और बीच की डिस्टेंस कितनी है डाइपोल के 2a। यहाँ पे ये E क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा हुआ है थीटा एंगल पे, ये थीटा एंगल पे रखा हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम माइनस टू नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होती है ना, पी की डायरेक्शन। तो ये पी की डायरेक्शन में शो कर रखी है, ओके। करते हैं इसका डेरिवेशन, क्या फॉर्मूला आता है पोटेंशियल एनर्जी का डाइपोल के केस में। लेट अ डाइपोल प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। हियर द डाइपोल एक्सपीरियंसेस, हमें पता है कि जब भी कोई डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है थीटा एंगल पे, तो एक उस पर टॉर्क लगता है, और टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। लिख लेते हैं, हेयर द डाइपोल एक्सपीरियंसेस नो नेट फोर्स। नेट फोर्स जीरो होगा, बिकॉज माइनस चार्ज पे भी फोर्स लग रहा है, पॉजिटिव चार्ज पे भी फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, तो नो नेट फोर्स, बट एक्सपीरियंस अ टॉर्क टाउ विच इज़ गिवन बाय टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई और पी ई साइन थीटा, ओके। ये टॉर्क क्या करेगा, विच विल टेंड टू रोटेटेड, जो ये टॉर्क है डाइपोल पे लगने वाला, ये इसको रोटेट करना चाहेगा, ठीक है। अनलेस पी इज़ पैरेलल टू ई, जब तक जो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो पैरेलल नहीं हो जाती ई के पैरेलल, तब तक उसको रोटेट करेगा ये टॉर्क। सपोज एन एक्सटर्नल टॉर्क टाउ एक्सटर्नल इज अप्लाइड इन सच अ मैनर दैट इट जस्ट न्यूट्रलाइजेज this torque and rotate the dipole from angle theta 1 to angle theta 2 without angular acceleration। मान लेते हैं कि एक एक्सटर्नल टॉर्क हमने लगाया उस पर, टाउ एक्सटर्नल जिसको हम कह रहे हैं, वो इस टॉर्क जो ये लग रहा था हमारा टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, इसको न्यूट्रल कर देता है, इसको ख़त्म कर देता है, ठीक है। एंड रोटेट द डाइपोल फ्रॉम एंगल थीटा 1 टू एंगल थीटा 2 विदाउट एंगुलर एक्सेलरेशन, और रोटेट कर देता है डाइपोल को थीटा 1 एंगल से थीटा 2 एंगल के बीच में without angular acceleration। Then the amount of work done by the external torque tau external will be given by W is equal to क्या होता है, टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हम करते हैं इसको, तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन टाउ इंटू डी थीटा, और इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी, थीटा 1 टू थीटा 2, ओके। पुट द वैल्यू ऑफ टाउ एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी होगी, टाउ एक्चुअल टाउ के इक्वल होगी, और टाउ की वैल्यू क्या है, पी ई साइन थीटा, तो टाउ की वैल्यू हम रख दी पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो पी ई कहाँ चला जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो पी ई तो इंटीग्रेशन से आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, साइन थीटा इंटू डी थीटा, और कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 टू थीटा 2, ओके। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है साइन थीटा का इंटीग्रेशन, और फिर हम जो उसमें लिमिट्स रखेंगे तो हमारा जो टर्म आएगा वो आएगा W इज इक्वल टू माइनस पी ई इन ब्रैकेट कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो हमारा एक्चुअल वर्क डन कितना आ गया, W इज इक्वल टू माइनस पी ई इन ब्रैकेट कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। दिस इज द वर्क डन, ओके। दिस वर्क इज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये जो वर्क डन है ये डाइपोल में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। इफ़ वी टेक थीटा 1 इज इक्वल टू पाई बाय 2 वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन टू बी ज़ीरो, देन अगर हम थीटा 1 की वैल्यू पाई बाय 2 ले लें तो थीटा तब क्या हो जाएगा, u थीटा 2 इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस पाई बाय 2, कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो हमारा u थीटा पोटेंशियल एनर्जी एट द एंगल थीटा इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा, और हम इसको पी ई कॉस थीटा को क्या कह सकते हैं, पी डॉट ई,
ओके, तो हमारा लास्ट में जो फॉर्मूला बनता है वो हमारा हो जाएगा यू थीटा इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई और माइनस पी ई कॉस थीटा. This is the required formula for the electrostatic potential energy of a dipole in an external electric field. Now we study next topic electrostatic shielding. ये काफ़ी न्यूमेरिकल्स वगैरह में टर्म यूज़ होता है electrostatic shielding, और ये कॉन्सेप्ट में पता होना चाहिए होता क्या है. देखते हैं क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. नाम से पता चला इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे हम बचाते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग और स्क्रीनिंग इज द फिनोमिनन of protecting a certain region of space from external electric field. अगर हम किसी रीजन को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना चाहते हैं तो उसके लिए एक जो फिनोमिना होती है हम उसका यूज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग और स्क्रीनिंग. अब क्या होता है इसमें एक फैक्ट हम यूज़ करते हैं. क्या फैक्ट यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज़ ज़ीरो. ये आपको पता ही है. We know that the electric field inside a conductor is zero. Therefore, to protect any instruments from external electric fields, we enclose them in a hollow conductor. ठीक है, तो अगर हम किसी इंस्ट्रूमेंट को हॉलो कंडक्टर के अंदर रख दें तो वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बचा सकते हैं कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इंस्ट्रूमेंट पे. सच हॉलो कंडक्टर्स आर कॉल्ड फैराडेज केजेस. दे नीड नॉट बी अर्थेड. ठीक है, तो इनको हम फैराडे केजेस कहते हैं, और इसको ज़रूरी नहीं है कि हम उसको अर्थ करें, ज़रूरी नहीं कि उसको अर्थ से कनेक्शन दें तभी इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट ना हो. अगर कोई हॉलो कंडक्टर है तो उसमें अंदर कोई अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट उस पर नहीं होगा. इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग और स्क्रीनिंग. अब कुछ इफेक्ट हम देखते हैं. इन थंडरस्टॉर्म accompanied by lightning, it is safer to be inside a car or bus than to be in the open ground or under a tree etc. जब भी तूफ़ान आता है और बिजली कड़कती है, ठीक है ना, तो उस टाइम किसी कार में या बस में अंदर रहना सेफ़ होता है अगर किसी ओपन ग्राउंड में या किसी पेड़ के नीचे आप हैं, क्योंकि अगर कार के या बस के अंदर होंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इफ़ेक्ट की वजह से अंदर जो उसमें ऑब्जेक्ट होगा या कोई आदमी होगा तो उस पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट नहीं होगा या कम होगा. ठीक है, तो बचा जा सकता है. द मेटेलिक बॉडी ऑफ द कार और बस प्रोवाइड्स इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग फ्रॉम द लाइटनिंग. तो फैक्ट क्या यूज़ होता है? दी फंडामेंटल, तो कौन सा फैक्ट हम यूज़ करते हैं? दी फंडामेंटल फैक्ट इज़ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कैविटी इज़ ज़ीरो वट एवर बी द साइज और शेप ऑफ द कैविटी. कैविटी का साइज या शेप कैसा भी हो, चार्ज कितना भी हो, ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो ज़ीरो होती है. इसका हम यूज़ करते हैं फैक्ट का यूज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में. तो ये डायग्राम में देख सकते हैं एक कंडक्टर है. ठीक है, इस पर अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है तो उसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी वो ज़ीरो से ज़्यादा होगी. ओके, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी? सिग्मा की वैल्यू ज़ीरो से कम होगी. बट जो पोटेंशियल होता है इसके अंदर, पोटेंशियल की वैल्यू पूरे कंडक्टर के अंदर कांस्टेंट होती है. उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और लेकिन जो भी वैल्यू होगी वो पूरे कंडक्टर के अंदर सेम वैल्यू होगी. बट inside the conductor electric field is zero, so surface charge density inside the conductor is also zero. ठीक है, सिग्मा की वैल्यू भी ज़ीरो होती है, ये याद रखना है. जो अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करने वाले हैं वो हैं नॉन पोलर एंड पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स. पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, बट हम फिजिक्स में स्टडी कर रहे हैं नॉन पोलर एंड पोलर डाइलेक्ट्रिक्स. Dielectrics are insulating materials which transmit electric effects, not electricity, okay, which transmit electric effect without actually conducting electricity. तो डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? ऐसे इंसुलेटिंग मटेरियल्स जिनमें इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स का ट्रांसमिशन होता है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का नहीं होता है, आर कॉल्ड
डाइलेक्ट्रिक्स आर ऑफ टू टाइप्स, नॉन पोलर एंड पोलर। तो एक एक करके स्टडी करते हैं, इनके एग्जांपल्स भी देखेंगे, क्योंकि आगे जो हमारा टर्म हम यूज़ करने वाले हैं, नेक्स्ट जो हमारा रहेगा टॉपिक वो कैपेसिटर है, और कैपेसिटर में हम डाइलेक्ट्रिक का यूज़ भी करते हैं, ठीक है। तो उसलिए हमको डाइलेक्ट्रिक को पढ़ना पड़ेगा। ये फर्स्ट चैप्टर में भी यूज़ हुआ था डाइलेक्ट्रिक, बट उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं स्टडी किया था, बट इस चैप्टर में हमको सेकंड चैप्टर में डाइलेक्ट्रिक को स्टडी करना पड़ रहा है कम्प्लीटली, क्योंकि इसका हम यूज़ करेंगे कैपेसिटर में। ओके, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, द मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ द नेगेटिव चार्जेस आर कॉल्ड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव ऑल पॉजिटिव चार्जेस एंड सेंटर ऑफ ऑल नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड कर जाता है, वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। और ये शेप में सिमेट्रिक होते हैं। एग्जांपल्स O2, H2, N2, जितने भी, ठीक है, इस टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, S2, O2, N2, CO2, CH4, ये सभी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हैं। एंड सेकंड, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, पोलर मीन्स जिसमें पोल्स बन जाते हैं, क्या है, इफ़ द सेंटर्स ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस डू नॉट कोइंसाइड बिकॉज ऑफ द एसिमेट्रिक शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, देन दीज आर कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल्स। अगर मॉलिक्यूल की एसिमेट्रिक शेप की वजह से सेंटर ऑफ ऑल पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड नहीं करता है, तो उस टाइप के मॉलिक्यूल्स को पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। एग्जांपल HCl, H2O, NH3, ये सभी पोलर मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल्स हैं, ठीक है, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के एग्जांपल्स हैं। इस टाइप की शेप बीच में ड्रॉ किया है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट जो हमारी वीडियोज़ होंगी उनमें हम स्टडी करेंगे कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।